नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी। आज तारीख है 15 अक्टूबर 2023। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट है वो कहता है इस सूचकांक में 125 देशों में से भारत का जो स्थान है वो 111वां आया है। दूसरा जो स्टेटमेंट बोलता है कि इस सूचकांक को लॉन्च किया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थुंगर हिल्फे ने। ठीक है, फिर स्टेटमेंट थर्ड कहता है भारत में बच्चों की कमजोरी की दर यानी जो वेस्टिंग की जो दर है दुनिया में सबसे अधिक है 18.7%। आपके ऑप्शन है ऊपर दिए गए और जो जो स्टेटमेंट है उनमें से केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, सभी तीन सही हैं, कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है आपने इसका जवाब सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी सभी के सभी बिल्कुल सही हैं, तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जिसको 2023 में लॉन्च किया गया है उसको लॉन्च किया है किसने? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फे ने। ये कहाँ की गैर सरकारी संगठन है? ये आयरलैंड और जर्मनी की आपको एक गैर सरकारी संगठन देखने को मिलेगी। इन्होंने ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 को लॉन्च किया है। अब जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसका क्या काम क्या है? इसका काम यह है कि वैश्विक स्तर पर या फिर क्षेत्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हमें भूख के जो व्यापक रूप है ना उसको मापना है इसके अंदर। ठीक है, कितने लोग कहाँ कहाँ पर भूखे हैं। ठीक है, वर्ल्ड के लेवल पे और रीजनल लेवल पे भी देखते हैं इसमें। अब जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें हम इसको नापने के लिए किन किन पैरामीटर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको चार तरह के पैरामीटर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अल्प पोषण, यानी जो किसी भी जगह की जनसंख्या है वहाँ पे जो कैलोरीज ली जाती है क्या वो कैलोरीज कम ली जाती है, यानी अल्प पोषण देखा जाता है। सेकेंड नंबर पे आता है बच्चों का बोनापन। बच्चों का बोनापन से आप क्या समझते हैं? देखिए 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चों की संख्या जिनकी जो लंबाई है ना उनके उम्र के हिसाब से बहुत ही कम है। ठीक है, इसको हम दीर्घकालिक कुपोषण भी कहते हैं। थर्ड नंबर पे आता है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग क्या है? यहाँ पर भी आता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का अनुपात, ठीक है, जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से बहुत ही कम है, इसको हम तीव्र कुपोषण कहते हैं। यानी जो उनकी जो हाइट है ना उसके हिसाब से उनका जो वजन है वो काफी कम है। फोर्थ नंबर पे आता है बाल मृत्यु दर, जो बच्चों की मृत्यु होती है, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। तो इन चार चीजों को यहाँ पर हम चेक करते हैं इसके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया ने इसमें कितना अच्छा स्कोर किया है। देखिए जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 का है इसमें टोटल 125 देशों को शामिल किया गया था। भारत का स्थान इसमें 111वां आया है जो काफी कम है। ठीक है, बहुत ही बेकार स्थिति है। भारत ने 28.7 यहाँ पर स्कोर किया है। देखिए 0 होता है वो अच्छा होता है, 100 होता है उससे बहुत ही बेकार होता है। इंडिया ने किया है 28.7, इसका मतलब ये है कि काफी गंभीर स्थिति है भारत के अंदर। भारत में एक बेकार चीज और है कि भारत में बच्चों की जो कमजोरी की दर है ना यानी वेस्टिंग की जो दर है पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक है 18.7%। ठीक है, ये बहुत ही बेकार बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं अगर अफगानिस्तान की, हैती की और उप सहारा देशों की, जो 12 उप सहारा देश हैं उनकी बारे में बात करते हैं तो उनकी स्थिति भारत से भी आपको खराब देखने को मिलेगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा सेतु बंधन योजना के बारे में। सेतु बंधन योजना के बारे में, सेतु बंधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके स्टेटमेंट दो दिए गए हैं, एक और दो पढ़ते हैं और आप इसका जवाब देना। पहला स्टेटमेंट बोलता है इस योजना का उद्देश्य अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी में सुधार करना, खासकर सीमाओं पर ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बोलता है यह योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है। आपके ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, उम्मीद है आपने इसका जवाब भी अपने मन में सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो जवाब है इसका जवाब है सी, यानी एक और दो दोनों के दोनों सही हैं। यानी इसका जो उद्देश्य है ना सेतु बंधन योजना का उद्देश्य क्या है कि हमें अंतर राज्य कनेक्टिविटी में सुधार करना है, खासकर सीमा
जो सीमा के पास जो गांव होते हैं ना, यानी जो बॉर्डर्स के पास में आपको विलेजेस देखने को मिलते हैं, वहां पर कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, क्योंकि नॉर्मल हम वहां पे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं दे पाते हैं। इसीलिए इस सेतु बंधन योजना को लॉन्च किया गया था। और जो ये योजना है ये आपको परिवहन और रोजमार्ग मंत्रालय के तहत देखने को मिलती है। इसीलिए दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही आपको देखने को मिलते हैं। बाकी आपको इसके बारे में थोड़ा और पढ़ना है तो आप यहाँ से बिल्कुल पढ़ सकें। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन बात करता है अरेबियन तेंदुओं के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरेबियन तेंदुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, एक एक करके इसको पढ़ते हैं और आप इसका जवाब देना। स्टेटमेंट 1 बोलता है अरेबियन तेंदुओं का सबसे छोटा एक उप प्रजाति है। ठीक है, यानी जो अरेबियन तेंदुए हैं वो सभी तेंदुओं में सबसे छोटी उप प्रजाति है जो अरब प्रायद्वीप के लिए स्थानिक है। ठीक है, इसे IUCN की जो रेड लिस्ट होती है ना, लाल सूची होती है, वहां पर गंभीर रूप से लुप्त प्राय रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लिस्ट किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है अरब तेंदुए के लिए वैश्विक कोष IUCN के पशु कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष की एक पहल है। आपके ऑप्शन है ऊपर दिए गए, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, सभी 3 सही हैं, कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है आपने इसका जवाब भी अपने मन में सोल्व कर लिया होगा। इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 सही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन 3 स्टेटमेंट में से एक गलत भी है। गलत कौन सा है? स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है, बाकी ऊपर के जो स्टेटमेंट है 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पर आपको फोटो देखने को मिल रही होगी अरेबियन तेंदुए की। ठीक है, जो अरेबियन तेंदुए होते हैं वो सभी तेंदुओं में सबसे छोटे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अरेबियन तेंदुए हैं, आपको नाम से चल रहा है पता, इसीलिए ये अरब जो प्रायद्वीप है ना, जैसे कि सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, वहां पर आपको ये स्थानिक देखने को मिलेंगे। नॉर्मली वहां पर ये दिख जाते हैं। जो IUCN की लिस्ट है, रेड लिस्ट जो आपको देखने को मिलती है, ठीक है, लाल सूची, वहां पर इसको गंभीर रूप से लुप्त प्राय घोषित किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन थर्ड जो स्टेटमेंट है वैश्विक कोष के बारे में, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो वैश्विक कोष बनाया गया है वो बनाया गया है रॉयल कमीशन फॉर एल उला के द्वारा। ठीक है, इसीलिए ये अगर वहां पर लिखा होता तो बिल्कुल सही होता। ठीक है, बाकी अगर आपको ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, ये मिलते हैं मिस्र में, इजराइल में, जॉर्डन में, ओमान में, सऊदी अरब में, ठीक है, UAE में, यमन में, इन सारे देशों में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपको इसके बारे में थोड़ा और पढ़ना है तो आप यहाँ से बिल्कुल इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका स्टेटमेंट पहला बोलता है यह प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान भारत द्वारा शुरू किया गया एक मेगा वैश्विक गठबंधन है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है गठबंधन का लक्ष्य दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, उम्मीद है आपने इसका भी जवाब अपने मन में सोल्व कर लिया होगा। इसका जो जवाब है वो है सी, यानी 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। देखिए होता यह है कि अप्रैल 2023 में क्या होता है कि प्रोजेक्ट टाइगर, आपको पता है प्रोजेक्ट टाइगर हमने लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट टाइगर को कितने साल हो जाते हैं? 50 साल पूरे हो जाते हैं। जब 50 साल पूरे हो जाते हैं तब भारत के द्वारा एक मेगा वैश्विक गठबंधन लॉन्च किया जाता है जिसको हम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कहते हैं। इसीलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इस गठबंधन का लक्ष्य क्या है? इस गठबंधन का लक्ष्य ये है कि जो पूरे वर्ल्ड में 7 तरह की बिग कैट देखने को मिलती है ना, प्रमुख बड़ी जो बिल्लियां बोलते हैं हम हिंदी में बिग कैट बोलते हैं, ठीक है, उनका हमें संरक्षण करना है। यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, जैगवार, पूमा, लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता, ठीक है, स्नो लेपर्ड, इनका हमें संरक्षण करना है। इसके अंदर आपको लगभग 97 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। ये सभी कंट्रीज एक साथ जब काम करेंगी तो जो अनुभव है इनका हम लेन देन कर पाएंगे अच्छे से, और इन साथ के साथ बिग कैट का संरक्षण भी बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है सफेद फास्फोरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपके पास 3 स्टेटमेंट है।
पहला स्टेटमेंट बोलता है यह पानी में घुलनशील है, यानी ये पानी में घुलता नहीं है, लेकिन जो कार्बनिक विलायक होते हैं उसके अंदर घुल जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है इसका जो उपयोग है सुरक्षा माचिस, ज्वाला मंदक के उत्पादन और अर्धचालक उद्योग में किया जाता है। आपका स्टेटमेंट नंबर 3 बोलता है यह अर्धचालक गुण प्रदर्शित करता है, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। आपके ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, सभी 3 सही है, कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है आपने इसका भी जवाब सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका जो जवाब है वो है केवल एक सही है। ठीक है, जो आपने ऊपर 3 स्टेटमेंट पढ़े यहाँ पे, इसमें से केवल एक सही है। गलत कौन कौन से वो देख लेते हैं। गलत है आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही है। इसीलिए आपका जो पहला जवाब है वो बिल्कुल सही आता है, ए आंसर। देखिए जो सफेद फॉस्फोरस होता है, ठीक है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए फॉस्फोरस क्या होता है। फॉस्फोरस आपको कई रूपों में मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर आप फोटो में देख पा रहे हैं, सफेद मिल जाता है, रेड मिल जाता है और ब्लैक मिल जाता है। जो सफेद जो फॉस्फोरस होता है उसके अंदर एक खास बात होती है कि यह बहुत ही प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है, यानी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है और सबसे कम स्थिर होता है। ठीक है, पानी में घुलता नहीं है, लेकिन जो कार्बनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वहां पे घुल जाता है। हवा के संपर्क में आते ही बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेता है। ठीक है, इसीलिए पहला जो जवाब था बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में लिखा था कि इसका उपयोग हम सुरक्षा माचिस में करते हैं, ज्वाला मंदक के उत्पादन में करते हैं, अर्धचालक उद्योग में करते हैं, लेकिन सफेद जो फॉस्फोरस होता है उसका उपयोग इन चीजों में नहीं होता, वो होता है लाल फॉस्फोरस। कौन सा फॉस्फोरस? लाल फॉस्फोरस। लाल फॉस्फोरस का यूज हम करते हैं माचिस के अंदर, ज्वाला मंदक के उत्पादन में और अर्धचालक उद्योग में, नहीं कि व्हाइट का। ठीक है, थर्ड इसमें बोलता है कि इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में किया जाता है। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम व्हाइट फॉस्फोरस का यूज नहीं करते इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम काले फॉस्फोरस का यूज करते हैं अर्धचालक में। ठीक है, यानी जो सेमीकंडक्टर होते हैं वहां पर हम काला फॉस्फोरस का यूज करते हैं, ना कि व्हाइट फॉस्फोरस का। इसीलिए आपका जो इसका जवाब है वो है ए। ठीक है, आज हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर कर दें, बिल्कुल फैला दें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।